हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं रमेश चौधरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। पिछली वाली क्लास में अपन देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज के बारे में, और पार्ट 1 करवाया था। उसमें कुछ क्वेश्चनों के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से डिस्कस भी किया था, साथ ही किस प्रकार से उसका आंसर निकालना है उसके बारे में भी बताया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें वही हिंदी साहित्य के इतिहास के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगारी काल होना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो विश्वनाथ प्रसाद जी थे, रीतिकाल का नाम श्रृंगारी काल होना चाहिए। किसके आधार पर श्रृंगारी काल होना चाहिए? जो मत है, यानी रीतिकाल का नाम जो विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगारिक काल दिया था, वो किस आधार पर श्रृंगारिक काल दिया था, उसकी विशेषताओं के बारे में है कि इसके आधार पर क्या है, इसका नाम उन्होंने श्रृंगारिक काल दिया था। जी हाँ, पहला ऑप्शन है रीतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। तीसरा ऑप्शन है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और चौथा ऑप्शन है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य आधार है। आपको याद है जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। यानी भक्ति काल में क्या हुआ था कि विभिन्न भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित देखा जाए, 2 परिप्रेक्ष्य में, तो सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या थे कि एकेश्वरवाद का समर्थन किया था इन्होंने, ईश्वर को एक रूप में पूजा की थी। सगुण में 2 भागों में विभाजित किया गया था, कृष्ण काव्य और राम भक्ति काव्य। जब भक्ति काल समाप्त हुआ और रीति काल शुरू हुआ, तो रीति काल में क्या था कि यहाँ पर जो विभिन्न राजा एवं रजवाड़ों का जो शासन था, उनको खुश करने के लिए कुछ दरबारी कवि थे। उन्होंने क्या किया था कि उनका मनोरंजन करने के लिए कविताएं करते थे, और वो मनोरंजन किस आधार पर किया? उन्होंने श्रृंगार के आधार पर मनोरंजन किया है। यानी श्रृंगार रस के आधार पर उन्होंने कविताएं लिखी है, और श्रृंगार रस का ही उन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है, इसलिए इसका नाम क्या है, श्रृंगारिक काल नाम दिया गया है। हाँ जी, देखो श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। बिल्कुल, देखो पहला ऑप्शन है विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। जी हाँ, विभाजन का मार्ग बंद नहीं होता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रीतिकाल का जो पूरा काव्य है वो किसके आधार पर लिखा गया था? वो श्रृंगार काल के आधार पर ही किया गया था। यानी इसमें केवल और केवल किस रस का किया गया था? श्रृंगार रस का। यानी श्रृंगार रस के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, जो राजा थे उनको खुश करने का प्रयास किया गया था। सभी कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार, जी हाँ, राधा और कृष्ण के ही माध्यम से नहीं, इन्होंने नायक व नायिका के माध्यम से भी क्या किया गया था, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया था। तो इस ऑप्शन में राधा और कृष्ण दिया था। अब आपको ये याद है कि रीतिकाल में राधा और कृष्ण ने नहीं, इसमें नायक व नायिकाओं के माध्यम से भी क्या किया गया था, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया था। तो ये भी ऑप्शन गलत है। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। यानी श्रृंगार रस और जो ये है, इसके आधार पर ही क्या है, इसका मुख्य आधार है। तो इसमें राइट आंसर हो गया श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया था। इसमें किस पर लिखा गया था? श्रृंगार रस के ऊपर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज का रचना काल है। यानी जो शिव सिंह सरोज जो रचना है, शिव सिंह सेगर के द्वारा जो लिखी गई थी, रचना लिखने वाले कौन है? शिव सेंगर। हाँ जी, इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। इसकी रचना हुई थी 1883 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1836 में और 1810 में। जी हाँ, इसकी रचना हुई थी 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज थे, उनकी रचना प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने जो इतिहास था उसमें लगभग
38 कवियों को सम्मिलित किया गया था। यानी ये जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, इसमें 838 कवियों को क्या किया था, सम्मिलित किया गया था। इसके आधार पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि किस लेखक ने अपना जो रचना काल है केवल गद्य में, यानी आपको पता है रचना दो प्रकार से की गई थी, गद्य और पद्य। हाँ जी, प्रश्न में क्या है, रचनाकार अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है। ऑप्शन एक है रामविलास शर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है नगेंद्र। जी हाँ, इसमें ऑप्शन हो गया प्रेमचंद जी, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जो रचनाएं की थी वो केवल और केवल किस में की थी, गद्य में की थी। इन्होंने पद्य में कोई रचना नहीं लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो अपना लेखन काव्य है वो गद्य तक ही किया था। आगे बात करें, नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों में किया था, रामविलास शर्मा जी ने दोनों पे किया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी क्या किया था, दोनों पे किया था। अगला है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार परीक्षा में आई हुई है। यानी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है। यानी इस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पंक्ति कहने वाले कौन से विद्वान है जिन्होंने कहा था साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, उसी के आधार पर क्या होता है, साहित्य की रचना की है। तो इसके लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद जी। जी हाँ, इसके कौन है, इसके हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि साहित्य जनता की संचित चित्त प्रतिबिंब का होता है। अगला है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। यानी जो परिवर्तित काल है उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। विनोद नामक ग्रंथ लिखा था और इसमें लगभग 5000 कवियों को क्या किया था, सम्मिलित किया गया था। हाँ जी, तो इसमें जो परिवर्तित काल है उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की थी, इसमें है संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, संवत 1791 विक्रम संवत से संवत 1889 संवत तक। तीसरा ऑप्शन है संवत 1890 से संवत 1925 तक, और चौथा ऑप्शन है संवत 1791 से संवत 1889 ईस्वी तक। इसमें देखो राइट ऑप्शन है, इसमें है संवत 1890 से संवत 1925 तक इन्होंने क्या किया था, परिवर्तित काल की समय सीमा निर्धारित की थी। और यानी अब देखो परिवर्तित काल कौन सा है, जो परिवर्तित काल यानी जो आधुनिक काल है उसी का नाम क्या है, परिवर्तित काल है। अगला है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। आज प्रश्न है, जो हिंदी कोविद रत्नमाला है उसके लेखक कौन है। तो देखो हिंदी कोविद रत्नमाला के पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जो हिंदी कोविद रत्नमाला है उसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया था, कोविद रत्नमाला की रचना की थी। और जो कोविद रत्नमाला है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके माध्यम से क्या किया था, इन्होंने साहित्य से लेकर नाटक और एकांकी तक अपना योगदान दिया था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। तो हिंदी जो कोविद रत्नमाला किसकी है, ये है श्याम सुंदर दास जी की। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है हिंदी शब्द शासन के लेखक कौन है। यानी प्रश्न है जो हिंदी शब्द शासन जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है हेमचंद्र जी, दूसरा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, तीसरा ऑप्शन है धीरेन्द्र शर्मा और चौथा ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी। तो देखो अब जो हिंदी कोविद रत्नमाला है उसके हैं हेमचंद्र जी, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास गुप्त। जी हाँ, जो हिंदी शब्द अनुशासन जो रचना है वो हेमचंद्र जी की है। आपको याद हो कामता प्रसाद गुरु की कौन सी है, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की एक बेहतरीन किताब लिखी थी।
हाँ जी, अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन है? यानी प्रश्न ये है, यद्यपि कोटेशन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूं, यानी ये जो लेखक है किसके पक्षपाती हैं? उर्दू की, लेकिन मेरे विचार से जो हिंदी है उसको विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये पंक्ति किसकी है? शिव प्रसाद हिंद सितारे की, गारसद तासी की, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेशन की, और अगला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह की। जी हाँ, जो गारसद तासी था, जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो पहला ग्रंथ लिखा था, उन्होंने ये कहा था, ये क्या उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या था कि हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इन्होंने किसका समर्थन किया था? इन्होंने भी हिंदी भाषा का समर्थन किया था। हाँ जी, अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? हाँ जी, पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नवीन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो पुरानी हिंदी है उसके लेखक कौन है? चंद्र गुलेरी शर्मा। आपको याद हो तो देखो, हिंदी साहित्य में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में अगर देखा जाए कि भाषा किस प्रकार से ग्रहण की गई थी, तो इसमें बात करें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत पाली, पाली और अपभ्रंश। अब देखो, उस समय जो हिंदी थी वो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई मानी जाती है। जो उत्तर अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश को ही क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। तो देखो, चंद्र गुलेरी शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से उस समय ये कहा था कि जो उत्तर अपभ्रंश है वो ही क्या है? पुरानी हिंदी है। सबसे पहले जो व्यक्ति दिया था वो पंडित धर शर्मा गुलेरी ने जी दिया था, और इस पुरानी हिंदी के आधार पर इन्होंने क्या किया था? एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम क्या था? पुरानी हिंदी थी। तो इसके लेखक कौन है? इसके चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह का, दूधनाथ सिंह जी का, सुमंदरा जी का, बच्चन सिंह जी का। अब देखो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? देखते ही आपको याद आ गया होगा कि जो दूसरा है वो किसका है? नामवर सिंह जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किस लेखक का है? वो है नामवर सिंह जी का दूसरा इतिहास है। हिंदी शब्द अनुशासन की बात करें तो किशोरी लाल जी गुप्त जी का है। इस प्रकार जो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है वो किस विद्वान का है? वो नामवर सिंह जी का है। अगला है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? पहले वो तो क्या ऑप्शन था? दूसरा इतिहास। अब क्या है? जो आधा इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा, डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, डॉक्टर ममता कालिए के द्वारा। जो आधा इतिहास था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया था। यानी हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो 2003 में, 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया था। हाँ जी, याद हो गया होगा। अभी इसे था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? नामवर सिंह जी के द्वारा। आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा क्या लिखा गया है? आधा इतिहास लिखा गया है। हाँ जी, अब देखो, इन प्रश्नों का देखने का तात्पर्य ये है कि अपने देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अब याद किस प्रकार से करोगे? जैसे इस प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में बात करें तो आप ये देख लो, दूसरा इतिहास,
हाँ जी, दूसरा इतिहास किसके द्वारा? नामवर सिंह जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास देख लो, इसमें याद कर लो, सुमन राज्य 2003 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? आधा इतिहास लिखा गया था। इस प्रकार एक जो सब्जेक्ट है, यानी एक जो ग्रंथ है दूसरे ग्रंथ में कभी मैच नहीं होगा। कंफ्यूज वाली स्थिति उत्पन्न होती है कि दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पर दोनों चीज क्लियर भी होगी कि दूसरा इतिहास नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, आधा इतिहास किनके द्वारा लिखा गया है? आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया है। तो इन क्वेश्चनों को हल करने से एक तो जो क्लियरिटी है वो आती है, साथ ही जो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिक्स होने वाले होते हैं उनमें भी इनमें डाउट नहीं रहती है। तो हमारी इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जो परीक्षा में कंफ्यूज उत्पन्न होता है उसको दूर करना, साथ ही जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस जो आपकी इकाइयों के माध्यम से विभाजित किया गया है, उन इकाइयों का संपूर्ण टेस्ट लेना। अगर एक इकाई में आपके 300 क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो 300 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही वो 300 क्वेश्चन है वो पूरी इकाई को क्या करेंगे? टच करते हुए निकलेंगे, और एक ही क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों को कवर करता हुआ निकलेगा। यानी एक क्वेश्चन को हल करोगे, अब जैसे ये क्वेश्चन ही है, इंद्रनाथ सिंह मदान के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? 1 प्रश्न, ये 2 प्रश्न, ये 3 और ये 4। इस प्रकार 4 या 5 क्वेश्चनों को अगर एक क्वेश्चन टच करता है तो जो 300 क्वेश्चन होंगे, तो देखो यानी 300 क्वेश्चन कितने क्वेश्चनों को? लगभग 1200 क्वेश्चनों को टच करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज का हमारा यही उद्देश्य है। आज की क्लास में इतने ही। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके तीसरे पार्ट के ऊपर अगले क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।